Hello students. So today we are going to study this chapter which is called preamble. ये आपके इंडियन पॉलिटी का इम्पॉर्टेंट पार्ट है. इससे क्वेश्चंस भी प्रीवियसली आए हैं सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में, यूपीएससी में भी आए हैं और आपके स्टेट पीसीएसएस में भी आए हैं. तो इसलिए ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है. सो ये पूरी जो सीरीज़ हम बना रहे हैं, इस पूरी सीरीज़ में आपके हर एक सब्जेक्ट को हम लोग डिफरेंट प्लेलिस्ट बनाएंगे और उसमें जो भी आपके चैप्टर्स हैं उनको हम लोग कवर करेंगे और उसमें वही मटेरियल पढ़ेंगे, उतना ही इन्फॉर्मेशन पढ़ेंगे जो हमें लगता है कि रेलेवेंट है एग्ज़ाम के लिए. तो जैसे कि ये आपका इंडियन पॉलिटी का पार्ट है, आपको भी पता है इंडियन पॉलिटी प्रीलिम्स में बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, अराउंड 30-35 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे और अगर आपने इन क्वेश्चंस को करेक्ट कर लिया तो एक आपके पास बढ़िया एज हो जाएगा एग्ज़ाम में. ठीक है, और ये क्वेश्चंस डुएबल भी होते हैं, इसकी एक और खासियत है. दूसरा, इसमें गवर्नेंस का पार्ट जोड़ देते हैं तब तो वो मेंस के लिए आ जाता है. आगे चल के हम लोग अपना ये पूरा सीरीज़ को पूरा कंटिन्यू करके एक पूरा पैकेज करेंगे जिसमें मेंस में गवर्नेंस का पार्ट और अदर थिंग्स भी ऐड करेंगे. ठीक है, तो अभी हमारा सिर्फ कोई भी हमें फ्लैशी पीपीटी या कोई भी चीज़ हमें ओवर द बोर्ड जाके नहीं करनी है. एग्ज़ाम आपका सिंपल पेपर एंड पेन मोड में होता है, आपको सिर्फ टिक करना होता है उसमें और OMR शीट पे सर्कल करना होता है सही सही. इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एलैबोरेट स्टडी मटेरियल, डायग्राम, इन्फोग्राफिक्स, इतनी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है. तो हम अपना स्टडी का एक प्रोसेस भी सिंपल ही रखेंगे. ठीक है, और ज़्यादा टाइम भी नहीं वेस्ट करना है हमें. दूसरी चीज़, मेंस का जो आपका चीज़ होता है उसमें जब आप आंसर लिखते हो तो हाँ, उसमें आप कई कई जगह इन्फोग्राफिक्स की वजह हेल्प से, जैसे फ़्लो चार्ट्स की वजह से, इस टाइप के फ़्लो चार्ट्स की वजह से, इस टाइप की चीज़ों की वजह से आप अपने जो भी कंटेंट है उसको एक्सप्लेन कर सकते हो. तो वो जब हम अपना मटेरियल स्टार्ट करेंगे और जब उसका हम कंटेंट स्टार्ट करेंगे तो वो भी आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे उस फॉर्मेट में ही प्रोवाइड करेंगे. तो अभी हमारा फोकस ये है कि हम सारे सब्जेक्ट्स को प्रीलिम पर्सपेक्टिव से पढ़ लें, क्योंकि प्रीलिम्स की जो भी प्रीलिम्स में पूछा जाता है वो एक बेसिक तो फाउंडेशन होता ही है आपका मेंस के लिए, तो वो तो आपको पहले पढ़ना ही पढ़ना है. ठीक है, उसी पे आप बिल्ड ऑन करते हैं अपने मेंस की नॉलेज. राइट, सो without wasting any more time, let us quickly begin to this chapter, preamble. दूसरी चीज़ मैं आपको ये बता दूँ, स्टडी मटेरियल इंडियन पॉलिटी में आप लक्ष्मीकांत सर की बुक रेफ़र करते हैं. मोस्टली एवरीबडी लक्ष्मीकांत सर की बुक रेफ़र करता है और उसके अलावा और कुछ नहीं देखता है, विच इज़ गुड, क्योंकि उसमें सब कुछ दिया हुआ है. एक सोर्स से आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, वही बहुत अच्छा है. तो हमारा भी कंटेंट मेजरली उसी से सोर्स होगा. फाइन, तो अब हम क्विकली इसको ग्लांस कर देते हैं. ये प्रीएम्बल वाला पूरा चैप्टर 3 पेजेस में समराइज़ कर दिया गया है, तो इससे ज़्यादा आपको इसमें करने की ज़रूरत भी नहीं है. ठीक है, तो सबसे पहले प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का. अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन था वर्ल्ड का जिसने सबसे पहले प्रीएम्बल का यूज़ किया था. इट वॉज द फर्स्ट टू बिगिन विद अ प्रीएम्बल. प्रीएम्बल क्या होता है किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का? ये सिर्फ उसका इंट्रोडक्शन या प्रीफेस होता है, जिसमें उसकी समरी या उसका क्या एसेंस है या उसकी नींव क्या है या वो किस बारे में है या उसका क्या एक कोर फीचर है, वो सारी चीज़ हमारे प्रीएम्बल में होती है. उसको पूरी तरह से समराइज़ कर देता है. अब आपका कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बड़ा है तो उसकी क्या समरी है वो प्रीएम्बल में आपको बता दी जाती है. ठीक है, तो ये एक समरी की तरह है, ये उसका इंट्रोडक्शन है. राइट, इट वॉज इनैक्टेड आफ्टर द रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनैक्टेड. तो पहले जब प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जब बना तो वो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन जब बन गया तो उसके बाद इनैक्ट किया गया. क्यों? ताकि हम इसे कॉन्स्टिट्यूशन से कन्फॉर्मिटी में रख सकें. मतलब हमने जो जो प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किए हैं वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो सके एडिक्वेटली. ठीक है, तो ये एक तो सोर्स ऑफ पावर नहीं है लेजिस्लेचर के लिए. अब आपको भी पता है कि इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में पार्लियामेंट होता है और अपने यहाँ 2 टाइप के हाउसेज हैं. एक होता है लोअर हाउस लोकसभा और एक होता है अपर हाउस राज्यसभा, काउंसिल ऑफ स्टेट एंड हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा, राज्यसभा, और ये पार्लियामेंट होता है. इसमें एक पार्ट होते हैं प्रेसिडेंट भी. ठीक है, तो प्रेसिडेंट भी माना जाता है पार्लियामेंट का पार्ट, पर अभी अगर पार्लियामेंट के हाउसेस को ही जाने तो सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा 2 होते हैं. तो ये आपका हो गया लेजिस्लेचर. ठीक है, आपको पता है लोकसभा के इलेक्शन होते हैं हर 5 साल में. हर 5 साल में हम लोकसभा का इलेक्शन करवाते हैं. वहाँ पे हम लोग वोट देते हैं अपने अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी से और चुनते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को. सो वी इलेक्ट आर रिप्रेजेंटेटिव्स. राइट, तो ये जो लोकसभा में हम लोग इलेक्शंस करा रहे हैं, ये हाउस ऑफ पीपल इसीलिए बोला जाता है. तो ये एक लेजिस्लेचर बन जाता है, एक लेजिस्लेचर बन जाता है वहाँ पे.
एक लेजिस्लेटिव बॉडी होती है, जिसका मतलब होता है कि ये लॉ बनाएगी, ठीक है। उसी तरह राज्यसभा में हम इलेक्ट नहीं करते, उनका इलेक्शंस इनडायरेक्टली होता है। और जब आप पार्लियामेंट पढ़ेंगे तो लोकसभा राज्यसभा दोनों के बारे में पढ़ेंगे और दोनों का इलेक्शन कैसे होता है वो भी पढ़ेंगे। फिलहाल आप ये मान लीजिए कि ये जो पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा है ये लेजिस्लेचर होता है। तो लेजिस्लेचर का काम क्या होता है? काम होता है लेजिस्लेचर का लॉज बनाना। इन्हीं में से निकल के आते हैं एग्जीक्यूटिव। इनका काम होता है एग्जीक्यूशन करना। जो आपके मंत्री हैं, जो आपके मिनिस्टर्स हैं, वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट हो जाते हैं, ठीक है। अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए, आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे आपको बहुत क्लैरिटी आती जाएगी पॉलिटी में। तो सबसे पहली चीज़ कि ये जो लेजिस्लेचर है इसकी पावर प्रियम्बल से नहीं आती, ना ही ये किसी पावर को लिमिट करता है या प्रोहिबिट करता है। ओके, सो इट इज़ नाइदर अ सोर्स ऑफ पावर फॉर द लेजिस्लेचर नॉर इट लिमिट्स द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये इम्पॉर्टेंट है। दिस इज़ नॉन जस्टिशिएबल। इसका मतलब क्या होता है? यू कैन नॉट गो टू द कोर्ट सेइंग कि माई प्रियम्बल हैज़ बीन इन्फ्रिंज्ड। आप कोर्ट में जाके बोल सकते हैं माई फंडामेंटल राइट, सपोज लेट्स से ऑफ फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी इज इन्फ्रिंज्ड, तो यू कैन गो टू द सुप्रीम कोर्ट, यू कैन गो टू द हाई कोर्ट। पर आप इसलिए नहीं जा सकते कि माई प्रियम्बल हैज़ बीन इन्फ्रिंज्ड। इट इज़ नॉट जस्टिशिएबल, इट इज़ नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ। अब जो हमने प्रियम्बल यूज़ किया है वो हमारा ऑब्वियसली इंस्पिरेशन सबको यूएस से मिली है, सबको अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ही मिली है, पर हमारा जो है वो बेस्ड है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में। एंड दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इट वाज ड्राफ्टेड एंड इट वाज मूव्ड बाय जवाहरलाल नेहरू एंड इट वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्लीज अंडरस्टैंड, द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राइव किया गया है एक तरह से, इट इज़ इंटायरली बेस्ड ऑन इट। अब जब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी जिसमें बहुत ग्रेट लीडर्स हमारे उसका पार्ट थे, तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, हमें पता है। तो उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया और उसी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये प्रियम्बल के टेक्स्ट को भी मूव किया गया था। तो इसको कब मूव किया गया था? 13 दिसंबर 1946 में। आपको पता है 1947 में कंट्री इंडिपेंडेंट हुई, तो उसके पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका था। तो ये 1946 में इसको मूव किया गया और अडॉप्ट किया गया 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। इट वॉज अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो जब बन गया, हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कई सारी चीज़ें समय के साथ चेंज होती रहती हैं, सो वी हैव टू ऑल्सो अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। सिमिलरली प्रोविजंस इन द प्रियम्बल वर ऑल्सो अमेंडेड, सो इट एडेड 3 वर्ड्स, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी। तो अभी हम प्रियम्बल को पूरा रीड करेंगे, तब हम समझेंगे कि प्रियम्बल में कौन कौन से वर्ड्स थे और कौन कौन से वर्ड्स कब कब ऐड हुए। तो सबसे पहले आप ये जान लो कि किसने प्रियम्बल के बारे में क्या कहा। जैसे N.A. पालकीवाला ने बोला कि ये आइडेंटिटी कार्ड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। ये यूजुअली स्टेट एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि किसने क्या बोला है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, तो आप ये ऐड कर सकते हो। सिमिलरली अगर मेंस में आपके क्वेश्चन आ जाए तो आप लिख सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल क्या है, तो आप इनमें से किसी की बात से भी अपना इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हो। जैसे फॉर इंस्टेंस इट इज़ रिगार्डेड एज अ हॉरोस्कोप टू आवर सॉवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एज सजेस्टेड बाय K.M. मुंशी और एज सेड बाय पंडित ठाकुरदास भार्गव। इट इज़ द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, की टू द कॉन्स्टिट्यूशन, ज्यूल सेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। सिमिलरली सर अर्नेस्ट भाकर ने कहा कि ये की नोट है। तो आप याद कर लें ये चीज़ स्टेट के एग्ज़ाम के लिए भी, और इनमें से 1-2 पॉइंट्स आप मेंस में भी इधर उधर डाल सकते हैं टू मेक योर आंसर लुक ल्यूक्रेटिव एंड academically sound, right? So first of all, this is the text to the preamble. We the people of India, okay, have solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic. ठीक है, तो सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया मतलब हम इंडिया के लोग, इसका मतलब अथॉरिटी इज कमिंग फ्रॉम पीपल, पीपल आर द सोर्स ऑफ अथॉरिटी, ठीक है। हैव कॉन्स्टिट्यूटेड इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। अब ये कीवर्ड्स यूज़ हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल में। इसका मतलब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और इंडिया का जो नेचर है वो इस तरह का है, ठीक है। हमारी जो पॉलिटी है वो ऐसी है, सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक एंड टू सिक्योर इट्स टू ऑल इट्स सिटीजन। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, सॉरी, दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट, ठीक है। ऐसा स्टेट हमने बनाया है
and to secure to all its citizen justice. We will give justice to everybody, social, economic, political, all kinds of justice, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of individual and unity and integrity of the nation. तो हम अपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में दिस 26th day of November 1949 hereby adopt, enact and give to ourselves this constitution. So you remember this date 26th November 1949, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन इनैक्ट हुआ था, अडॉप्ट हुआ था, ठीक है, बट एनफोर्स हुआ था 26 जनवरी 1950 को, इसलिए हम रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को हुआ था, तो हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं. फाइन. अब कौन से कीवर्ड्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में? अभी आपने ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का टेक्स्ट याद किया. प्लीज़ ट्राई टू मेमोराइज दिस टेक्स्ट. इट इज़ नॉट वेरी बिग एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ योर कॉन्स्टिट्यूशन, albeit a very important part of your constitution. Please learn it, right? अब कौन कौन से कीवर्ड हैं? सबसे पहला है सॉवरेन. सॉवरेन मतलब इंडिया किसी का डिपेंडेंसी नहीं है, ना ही कोई डोमिनियन है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री है. इट इज़ एन इंडिपेंडेंट स्टेट, राइट? It can either acquire a foreign territory or cede a part of its territory to any foreign state. It can give a part of its territory to any foreign state. It is either acquiring or giving it to any foreign state. मतलब हम कोई कहीं से भी कोई टेरिटरी एक्ट कर सकते हैं या दे भी सकते हैं. पहली चीज़ आप समझ लो, 1947 15 अगस्त 1947 तक हम लोग कॉलोनी थे, ठीक है, वी वर अ कॉलोनी, ठीक है. फिर उसके बाद हम लोग 26 जनवरी 1950 तक डोमिनियन थे. ओके, वी वर अ डोमिनियन ऑफ ब्रिटिश, वी ऑल्दो वी गॉट इंडिपेंडेंस. तो तब इसके पहले तो हम कॉलोनी थे, पे हम इंडिपेंडेंट हो गए, पर हम ब्रिटिश के कॉलोनी के डोमिनियन स्टेटस था हमारा. जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हो गया तो हम प्योरली इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है. तो सॉवरेन का मतलब नाइदर डिपेंडेंसी नॉट डोमिनियन. अब हम नॉट डिपेंडेंसी, अब हम इंडिपेंडेंट हैं, ठीक है. सोशलिस्ट, ये वर्ड हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड किया है, ये आपने यहाँ देख लिया. 42nd अमेंडमेंट एक्ट में 3 ऐड हुए थे, याद रखिए, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी. फाइन. फिर ये हमें सबसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में. अब जब आगे आगे हम कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, उसके अलग अलग पार्ट्स को पढ़ेंगे, तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. कांग्रेस पार्टी ने अपने अवार्डी सेशन में, जो उसने 1955 में कंडक्ट कराया था, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को अडॉप्ट किया था, इस रेजोल्यूशन को अडॉप्ट किया था. तो हमने सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को बनाने के लिए अपने आप को स्ट्राइव किया है. फाइन. तो इंडिया का ब्रांड ऑफ सोशलिज्म जो है, सोशलिज्म इज़ एन आइडियोलॉजी. देखो ये बहुत बड़ी चीज़ है, इट इज़ एन आइडियोलॉजी. इट हैज़ मेनी फॉर्म्स, ठीक है. इट हैज़ मेनी फॉर्म्स. व्हेन यू विल स्टडी डिफरेंट आइडियोलॉजीज इन सोसाइटी, यू विल स्टडी अबाउट सोशलिज्म ऑल्सो, राइट. तो सोशलिज्म के बहुत टाइप्स होते हैं. इंडिया ने डेमोक्रेटिक सोशलिज्म अडॉप्ट किया है, कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट कम्युनिज्म, आपने ये सारे टर्म्स पढ़े होंगे किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में, कभी ना कभी सुने होंगे, एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता होगा. तो जैसे कम्युनिस्ट सोशलिज्म होता है, उसमें ये होता है कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, ये सारा स्टेट के हाथ में होगा. मतलब एवरीथिंग विल बी स्टेट ओन, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी. किसी के पास ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल प्राइवेट प्रॉपर्टी का अबॉलिशन होगा. एवरीथिंग विल बी स्टेट ओन. मतलब सारी इंडस्ट्रीज, चाहे वो कोल हो, सीमेंट हो, नेचुरल गैस हो, या फिर पेट्रोलियम इंडस्ट्री हो, या जो करेंटली टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, सब गवर्नमेंट के हाथ में होगी. सारे रिसोर्सेज गवर्नमेंट में के हाथ में होंगे, उनका प्रोडक्शन गवर्नमेंट करवाएगी, उनका डिस्ट्रीब्यूशन गवर्नमेंट करवाएगी. प्राइवेटली कोई नहीं करेगा. अभी जैसे प्राइवेटली हमारे यहाँ हो जाते हैं, एयरटेल, जियो, ये टेलीकम्युनिकेशन को प्राइवेटली भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कम्युनिस्ट सोशलिज्म में, ठीक है. डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है हमारे में क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी है. यहाँ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर एक साथ काम करते हैं, ठीक है. तो सोशलिस्ट आपने देख लिया, 3-4 पॉइंट्स इसके देख लिया. फाइन. नाउ कम टू सेक्युलर, नेक्स्ट वर्ड. इसको भी हमने 42nd, सोशलिस्ट, सेक्युलर, इंटेग्रिटी, अगेन इसको भी हमने 42nd में ऐड किया था. ये वर्ड कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. यूपीएससी में एक्चुअली प्रीलिम्स में जब भी कोई क्वेश्चन आता है, यूजुअली ऐसा कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारी चीज़ों को डिफाइन नहीं करता है. तो अगर कभी यूपीएससी में क्वेश्चन आए और लिखा रहे दिस वर्ड हैज़ बीन एक्सप्लिसिटली डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, यूजुअली ऐसा मानते हैं कि वो स्टेटमेंट गलत है.
पर फिर भी आप उसको फेस वैल्यू पर मत ले लीजिएगा, अच्छे से पढ़िए और उसके बाद कोई भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सेक्युलर डिफाइन नहीं किया, तो अगर एग्जाम में पूछे द वर्ड सेक्युलर हैज़ बिन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज़ रॉन्ग, राइट। पर आर्टिकल 25 to 28 में सेक्युलर की बातें होती है, इसका मतलब इनडायरेक्टली सेक्युलर रहा है, ठीक है। फंडामेंटल राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन था, ये फंडामेंटल राइट्स में करेंगे। इंडिया का सेक्युलरिज्म किस टाइप का है? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म है, मतलब सारे रिलीजन्स इंडिया में स्टेट सबको सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं कि किसी के अगेंस्ट एंटी है या किसी का सपोर्ट नहीं कर रहा है, सबको इक्वली सपोर्ट करते हैं। वैसे किस टाइप के स्टेट्स हो सकते हैं? बेस्ड ऑन द रिलीजन। पहले तो होता है एथीस्ट स्टेट की एंटी रिलीजन है, दे कंडेम ऑल रिलीजन, नो रिलीजन इज़ अलाउड, राइट। थियोक्रेटिक है विच इज़ प्रो रिलीजन, एक पर्टिकुलर रिलीजन को वो अपना रिलीजन ले लेंगे, तो स्टेट खुद एक रिलीजन को अडॉप्ट कर लेगा। जैसे पाकिस्तान में इस्लामिक रिलीजन को स्टेट ने ही उनके स्टेट ने ही अडॉप्ट, उस कंट्री ने ही अपना रिलीजन अडॉप्ट कर लिया है, तो हम उसे थियोक्रेटिक स्टेट बोलेंगे। उसी तरह एक होता है सेक्युलर स्टेट। सेक्युलर स्टेट मतलब न्यूट्रल है, जैसे कि इंडिया हो गया, न्यूट्रल है। हमारा इंडियन गवर्नमेंट का या इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में ऐसा नहीं है कि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं लिखा है कि इंडिया एक पर्टिकुलर रिलीजियस कंट्री है। इंडिया एज अ सेक्युलर कंट्री न्यूट्रल है, हर रिलीजन को अपहोल्ड करती है, किसी रिलीजन को नेगेटिवली ट्रीट नहीं करती। ऐसे यूएस भी है, इंडिया भी है, ठीक है। तो ये सेक्युलर आपने समझ लिया। अब आता है डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक इज़ बेस्ड ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। पॉपुलर मतलब पीपल, हमेशा पॉपुलर मतलब पीपल। सॉवरेनिटी अभी हमने पढ़ा, वी आर एन इंडिपेंडेंट स्टेट, नाइदर अ डोमिनियन और नॉर अ डिपेंडेंसी, ठीक है। पोजेशन ऑफ पावर बाय पीपल, दिस इज़ व्हाट इज़ मेंट बाय डेमोक्रेटिक, ठीक है। तो डेमोक्रेसी दो तरीके की हो सकती है, एक होती है डायरेक्ट, एक होती है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में होता है कि लोग अपनी पावर डायरेक्टली एक्सरसाइज करते हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड वगैरह में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। मतलब डायरेक्ट डेमोक्रेसी में क्या होता है कि लोग खुद ही लॉज बना रहे हैं। फॉर इंस्टेंस इसमें 4 टाइप के डिवाइसेस यूज़ होते हैं। रेफरेंडम, जैसे मान लीजिए किसी चीज़ पे लॉ बनना है, किसी चीज़ पे कानून बनना है, तो लोग ही बताएंगे कि इस मैटर पे लॉ बनेगा, तो इट प्रपोज लेजिस्लेशन इज़ रेफर्ड टू इलेक्टोरेट बाय सेटलमेंट बाय डायरेक्ट वोट्स। मतलब इफ़ सपोज कोई भी लॉ बनना है तो लोगों को ही दिया जाएगा। फॉर इंस्टेंस अगर किसी भी ग्रुप सेक्शन ऑफ, फॉर इंस्टेंस रिजर्वेशन ऑफ विमेन, इस पे लॉ बनना है, तो ये पास होगा कि नहीं होगा, एक बिल बनाया जाएगा पहले, वो बिल पार्लियामेंट में हमारे यहाँ पास होता है। जैसे आपने सुना होगा पार्लियामेंट ने ये वाला बिल पास कर दिया, ऐसा नहीं होता। रेफरेंडम में लोगों को दिया जाता है वोट करने के लिए, वो अपने वोट्स कास्ट करते हैं हर बिल पे, तब वो लॉ बनता है, ठीक है। इनिशिएटिव मतलब लोग खुद ही से बता रहे हैं, ठीक है। तो जो मैंने थोड़ा सा पहले बता दिया था वो इनिशिएटिव का पार्ट था। पीपल प्रपोज अ बिल, किस मुद्दे पे लॉ बनना है ये पीपल बताएंगे, ठीक है। ये मैंने थोड़ा सा रेफरेंडम में बता दिया था, बट पीपल विल प्रपोज, ये होता है आपका क्लियरली इनिशिएटिव। रेफरेंडम में होता है कि लोगों को बिल दे दिया जाता है, यहाँ पे बिल बताएंगे, दे विल गिव द बिल टू द लेजिस्लेचर। रिकॉल मतलब फॉर इंस्टेंस अगर आपने किसी को सेलेक्ट किया है ऑफिस बेयरर के लिए, या फिर इलेक्ट करके किसी को अपने लेजिस्लेचर में बैठाया है, एंड इफ़ यू थिंक दैट द पर्सन इज़ नॉट डिस्चार्जिंग हिज और हर ड्यूटी इफेक्टिवली, देन यू कैन रिमूव दैट representative before his term or her term ends, right? प्लेबिसिट मतलब कोई भी इशू ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस है, उसमें लोगों के व्यूज़ लिए जाते हैं, तो इट इज़ बेस्ड ऑन बेसिकली प्लेबिसिट। जैसे आपको कोई भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट सॉल्व करना है तो प्लेबिसिट होता है। तो इस तरह से ये 4 आपने इनिशिएटिव्स देख लिए, ये होते हैं टूल्स, दीज आर कॉल्ड टूल्स ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। तो आप इनको भी एक बार रीड कर लीजिएगा कि क्या क्या टूल्स हैं, एंड प्लीज़ डोंट गेट कन्फ्यूज्ड कि रेफरेंडम में क्या होता है, इनिशिएटिव में क्या होता है, ये अच्छे से देख लीजिएगा। रेफरेंडम में मतलब डायरेक्टली लोगों को बिल दे दिया जाता है टू वोट अपॉन। इनिशिएटिव मतलब पीपल देमसेल्व्स initiate a bill. Recall matlab you can bring back your representative if you feel that the person is not discharging the duty effectively before his or her term expires. And plebiscite matlab getting an opinion of people on any issue, right?
तो अब हम इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देख लेते हैं, इसको रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी बोलते हैं। अब यहाँ पे आप सब देख रहे हो कि लोग वोट कर रहे हैं, हर बिल पे लोग वोट कर रहे हैं, हर बिल पे लोग अपना इनिशिएट कर रहे हैं, उनका ओपिनियन डायरेक्टली हर चीज़ पे लिया जा रहा है। पर इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता। अगर यहाँ पे पीपल हैं तो ये अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे, जैसे हम लोग इलेक्ट करते हैं हर 5 साल में, और ये जो होते हैं ये आपके बिल्स वगैरह को वोट करते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 तरीके के हो सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड बाय पीपल, इट कैन बी आइदर पार्लियामेंट्री और इट कैन बी प्रेसिडेंशियल। ठीक है, जैसे इंडिया में रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है। यू हैव टू राइट दिस, इट इज़ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन इंडिया, राइट। पार्लियामेंट्री का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। और प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी जैसे यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, राइट। तो दोनों में डिफरेंस होता है, यूएस और इंडिया में पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल दोनों में डिफरेंस होता है। ये भी कौन सा डिफरेंस है ये भी हम फर्दर पढ़ेंगे। पर जैसे इंडिया में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, पीरियोडिक इलेक्शन होते हैं, रूल ऑफ लॉ है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये सब इंडिया की डेमोक्रेसी का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। तो अगर डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन आए तो इंडिया के डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स आर रिफ्लेक्टेड बाय थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, थ्रू पीरियोडिक इलेक्शंस, थ्रू रूल ऑफ लॉ, थ्रू जुडिशियल इंडिपेंडेंस, थ्रू एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये सारी चीज़ें आपको लिखनी होगी। अब इंडिया में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, इसके बारे में मैंने आपको अभी थोड़ा सा इधर बताया था कि इसी में से एग्जीक्यूटिव और इसी में से लेजिस्लेचर, हम लोगों के 2 हाउसेज होते हैं, एक लेजिस्लेचर होता है, उसी में से हम लोग कुछ एग्जीक्यूटिव को चूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर एग्जीक्यूटिव अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो लेजिस्लेचर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके गवर्नमेंट को गिरा सकती है। एग्जीक्यूटिव इज बेसिकली योर गवर्नमेंट। तो दिस इज़ हाउ वी हैव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। तो इसमें एग्जीक्यूटिव इज़ डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। तो इंडिया की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है उसका कोर फीचर यही है कि एग्जीक्यूटिव इज़ रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। नाउ वी कम टू द नेक्स्ट टर्म, रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक पॉलिटी। अब रिपब्लिक में या तो आप मोनार्की हो सकते हो या रिपब्लिक हो सकते हो। जैसे मान लो डेमोक्रेसी है, मतलब लोग वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ कर रहे हैं, तो एक तो ये हो गया कि हम लोग मोनार्की हैं। ठीक है, मोनार्की का मतलब होता है कि जो भी हेड ऑफ द स्टेट होगा, ठीक है, वो या तो किंग और क्वीन होगा और वो एक हेरिडेटरी पोजीशन होगी, जैसे ब्रिटेन में होती है, उनका किंग होता है, उसके बाद किंग के जो भी हेयर टू द किंग होते हैं उनके सन डॉटर वो अज्यूम करते हैं, फिर उनके तो एक लाइन ऑफ सक्सेशन होती है। रिपब्लिक में क्या होता है कि जो भी हेड बनेगा वो इलेक्टेड होता है या तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक फिक्स टर्म के लिए। जैसे वहाँ पे अगर हेड आपके किंग या क्वीन है तो यहाँ पे हमारे हेड कौन है? प्रेसिडेंट है। और प्रेसिडेंट हम लोग इनडायरेक्टली इलेक्ट करते हैं। कभी आपने सुना है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, हमें वोट करने जाना है? नहीं, हम अपना हाउस को इलेक्ट करते हैं। हम पार्लियामेंट में लोकसभा इलेक्ट करते हैं। लोकसभा के जो मेंबर्स होते हैं, राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, हम अपने स्टेट के लेजिस्लेचर को खुद इलेक्ट करते हैं। तो वो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उसके भी और भी क्राइटेरियाज होती हैं, पर वो जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं कि वो भी और कुछ क्राइटेरिया अगर आप लगा लो तो वो सारे लोग जाके मिल के इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट को। तो वो इनडायरेक्टली हो गया, मतलब पीपल ने इलेक्ट किया लोकसभा के लोग और इन लोगों ने इलेक्ट किया प्रेसिडेंट को। तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हो गया ना हमारा, डायरेक्टली नहीं हुआ, ये इनडायरेक्टली हो गया। तो हमारा जो है रिपब्लिक है, हेड इज़ इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो इंडिया हैज़ एन इलेक्टेड हेड जिसको हम प्रेसिडेंट बोलते हैं, इनडायरेक्टली फॉर 5 ईयर्स। इसका मतलब रिपब्लिक का मतलब ये भी होता है कि जो भी पॉलिटिकल सॉवरेनिटी है वो पीपल पे हो। ठीक है, पीपल हैव अ राइट टू इलेक्ट। ठीक है, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी पीपल पे है, किसी एक सिंगल इंडिविजुअल किंग या क्वीन पे नहीं है। ठीक है, और कोई प्रिविलेज क्लास नहीं है, सारे पब्लिक ऑफिसेस सबके लिए खुले हैं, मतलब कोई भी बन सकता है हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट कोई भी हो सकता है, उनकी कुछ क्राइटेरिया होती हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई हैं, एज वगैरह, वो हम लोग देखेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज, बट अदर देन दैट नथिंग एल्स, एनीवन कैन बिकम अ प्रेसिडेंट, राइट। नाउ वी कम टू जस्टिस। जस्टिस सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, 3 तरह की जस्टिस कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखी है। इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल सिटीजन विदाउट एनी डिस्टिंक्शन बेस्ड ऑन कास्ट, कलर, रेस, रिलीजन एंड सो ऑन।
absence of privilege to any particular section, and improvement in condition of backward classes, SC, ST, OBC and women, ये social justice का part है। सोशल कैसे? क्योंकि ये सोसाइटी में लोग हैं जिनकी जस्टिस को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। फॉर इंस्टेंस वुमेन इज़ अ ग्रुप इन अ सोसाइटी, SC, ST, OBCs और अदर बैकवर्ड क्लासेस जिन्हें हिस्टोरिकली जो बैकवर्ड पोजीशन पे रहे हैं उनकी हम लोग कंडीशंस इम्प्रूव कर रहे हैं। तो वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव दिस ओवरऑल सिचुएशन ऑफ अ सोसाइटी। तो इसलिए ये सोशल जस्टिस का पार्ट है, कोई ऊपर नहीं है कोई नीचे नहीं है, द सोसाइटी एवरीबडी इज सेम। सिमिलरली इकोनॉमिक मतलब डायरेक्टली रिलेटेड टू योर लाइवलीहुड और इकोनॉमिक फैक्टर्स, तो इसमें भी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। पॉलिटिकल, ऑल सिटीजन हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, इक्वल एक्सेस टू ऑल पॉलिटिकल ऑफिस एंड इक्वल वॉइस इन गवर्नमेंट। सो यू कैन become a part of the government, anyone can become a part of the government. Similarly इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिली हुई हैं सबको, फंडामेंटल राइट्स लिस्ट डाउन करी हैं, वो सबके लिए हैं, वो एनफोर्सेबल भी हैं, जस्टिशियबल भी हैं, कोर्ट में एनफोर्स की जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिकल राइट का पार्ट है। तो अब ये जो जस्टिस, पूरा जस्टिस है ना, सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ये हमने लिया है रशियन रेवोल्यूशन 1917 में जो हुआ था उससे। ठीक है, तो अब आप ये देख लो, प्रियम्बल पूरा हमने लिया है अमेरिका से, जस्टिस वाला पार्ट हमने लिया रशियन रेवोल्यूशन से। नाउ लेट्स कम टू लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब होता है कोई रेस्ट्रेंट नहीं है और सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी गई है अपनी पर्सनैलिटीज़ को डेवलप करने के लिए। तो लिबर्टी मीन्स यू आर फ्री टू डू एनीथिंग यू वांट, बट इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट, कुछ भी नहीं, लिमिटलेस नहीं है। देयर आर सर्टन लिमिटेशंस जो लगाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट बट इट इज़ सब्जेक्टेड टू सर्टन लिमिटेशंस, राइट। यू आर नॉट, मतलब यू कैन डू एनीथिंग, ऑल अपॉर्चुनिटी इज़ प्रोवाइडेड टू यू। इसका मतलब ये नहीं कि यू विल डू एनीथिंग विच इज़ हार्मफुल फॉर अदर्स, राइट। तो लिबर्टी ऑफ थॉट, यू कैन थिंक एनीथिंग बट यू कैन नॉट थिंक अबाउट किलिंग समबडी एल्स और गो एंड एग्जीक्यूट इट। सोच तो आप सकते हो पर आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते या दूसरे को एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि तुम जाके करो। बिलीव, फेथ एंड वर्शिप तो थोड़ा सा क्वालिफाइड है, इट इज़ नॉट एब्सोल्यूट। आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी हमने वो भी ऊपर पढ़ा था कीवर्ड्स में। तो इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, अभी हम इसको देखेंगे आगे। ये दोनों का आइडिया हमें फ्रेंच रेवोल्यूशन से मिलता है। तो अभी आपने देख लिया जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेकन फ्रॉम रशियन रेवोल्यूशन। इसी तरह liberty, equality, fraternity, it is taken from French Revolution. Now we come to equality. Equality का मतलब स्पेशल प्रिविलेजेस हमने किसी को नहीं दे रखे हैं, सबको स्टेटस और अपॉर्चुनिटी की इक्वालिटी है। ठीक है, ये सिविक डायमेंशन में मिलती है, पॉलिटिकल में मिलती है, इकोनॉमिक में मिलती है। सिविक इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, abolition of untouchability, abolition of titles, ये सब आपकी civic equality है, given to everyone. Political equality, article 325 and article 326 means no person has been made ineligible for inclusion in electoral rolls on ground of religion, race, caste, sex. Anybody, you know, people, all of us above the age of 18 are a part of it. Elections to Lok Sabha and state assemblies are held on the basis of universal adult suffrage. मतलब as soon as you cross 18 plus years, you become eligible to, you know, vote for the Lok Sabha as well as the state assemblies. इकोनॉमिक में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 39 के अंडर जो बोलता है मेन एंड वुमेन हैव इक्वल राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड एंड इक्वल पे फॉर वर्क। फ्रैटर्निटी इज़ सिंगल सिटीजनशिप, ये सेंस ऑफ ब्रदरहुड है। फ्रैटर्निटी मतलब ये फीलिंग द सेंस ऑफ ब्रदरहुड। इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो हैं वो आर्टिकल 51A में जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई हैं वो बताती है कि एवरी सिटीज़न टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड। इसमें फ्रैटर्निटी के दो पार्ट्स हैं, एक तो डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिकल 51A। जब आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ वाला पार्ट पढ़ोगे तो आप देखोगे उसके अंदर 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी हुई हैं। 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये भी है कि वी हैव टू नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट वुमेन, वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर। तो ये सारी चीज़ें
डिग्निटी को प्रमोट करती है इंडिविजुअल्स की। तो एक तो वो हो गया, और दूसरा हो गया यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन। जैसे आर्टिकल 1 ने बोला है, इंडिया शैल, दैट इज़ भारत, शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, मतलब सारे स्टेट्स मिलके एक यूनियन बनाएंगे जो कि है इंडिया। ठीक है, कोई स्टेट इंडिया से बाहर नहीं निकल सकता, तो इट इज़ एन इनडिस्ट्रक्टेबल यूनियन। तो इट इज़ मेंटेनिंग द यूनिटी एज वेल एज द इंटेग्रिटी। ये भी ऐड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, एज आई सेड। अब प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है, ठीक है, फाइनली मैं बता दूं पार्ट है, ठीक है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास ही ये क्वेश्चन गया था पार्ट है कि नहीं है, क्योंकि प्रियम्बल को आप अमेंड कर रहे थे, लोग तो कह रहे थे कि आप कैसे अमेंड कर रहे हो ये प्रियम्बल को, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये क्वेश्चन गया कि पार्ट है या नहीं है। तो ये जो 3 केसेस है ना, इनका नाम और ईयर याद कर लो, बस समझ लो कि किस में क्या बोला। बोला कि नहीं है, नॉट अ पार्ट ऑफ द यू। पहले सुप्रीम कोर्ट ने बेरीबरी यूनियन केस 1960 बोला इट इज़ नॉट अ पार्ट। फिर 1973 केशवानंद भारती केस बोला इट इज़ अ पार्ट। फिर जब एक बार बोल दिया पार्ट है, तीसरे जजमेंट में LIC ऑफ इंडिया केस 1995 में फिर अपने व्यू को रीइंफोर्स करा और बोला इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट। तो एज ऑफ नाउ द एस्टैब्लिश्ड पोजीशन इज दैट प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कैन इट बी अमेंडेड? येस, इट कैन बी अमेंडेड, कैन बी अमेंडेड, बट नो अमेंडमेंट इज़ डन टू द बेसिक फीचर। ऐसा नहीं है कि आपने कोई भी आर्टिकल 368 के अंडर हम इसको अमेंड कर सकते हैं, बट यू डू नॉट हैव टू ensure, मतलब you do not have to ensure that the basic feature of the preamble is amended or the basic feature has lost its original flavor or touch. Okay, so this was everything about preamble, right? Can be amended provided no amendment is done to the basic features. Okay, it can be amended. Okay, so it is clear, the chapter on preamble is done. So similarly now we will come up with other chapters. See, Indian polity you will understand gradually, right? As and when we will start moving to other chapters, so थोड़ी सी clarity और आने लगेगी, and then the subject will become very clear and you will understand कि questions जो आते हैं prelims में वो mostly doable होते हैं, तो you will be able to solve the questions as well, right? So that's all for this चैप्टर ऑन प्रियम्बल। इस सेट ऑफ नोट से ज़्यादा कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है इस चैप्टर में। ओके, so thank you, see you again with the another chapter, and likewise we will keep completing our subjects one by one. Thank you all.